हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान के कुछ स्रोत के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानेंगे, आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछी जाती है। तो इसमें हम लोग इसी स्रोत का आज भारतीय संविधान के स्रोत का आज रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के फलस्वरूप इसमें देखेंगे अगर किसी भी प्रकार का इसमें अगर त्रुटि हो तो उसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, जैसा कि देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर में पॉइंट जो बताया गया है वो भारतीय संविधान के कुछ स्रोत और उसके देश और इसके इसमें बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं देश, ये स्रोत ये कहाँ से लिया गया है, उसके बाद इस स्रोत के क्या प्रावधान है उनको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में यानी फर्स्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम अगर 1935 की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं यह जो भारत शासन का यह जो अधिनियम है यह ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में यह अधिनियम बताया गया। और यह भारत सरकार का 1935 का जो अधिनियम है यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया अधिनियम है। अगर भारत शासन अधिनियम का बात करें तो इसमें हम लोग इस स्रोत में अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार की स्रोत को देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। एक वो स्रोत होता है जो ब्रिटिश सरकार के अधीन स्रोत होता है और दूसरा वो स्रोत होता है जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जाने के पश्चात यानी भारत में जो स्रोत यानी राष्ट्र में पहले से जो स्रोत उपलब्ध था एक वो स्रोत होता है। तो इसको संक्षेप में हम लोग कर सकते हैं कि एक बाहरी स्रोत होता है और एक यानी राष्ट्र यानी आंतरिक स्रोत होता है, ऐसा हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था, इसमें से जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की जो मुख्य रूप यानी से जो अनुच्छेद है जो प्रमुख रूप से जो अनुच्छेद बताई गई है वह 395 अनुच्छेद बताई गई है। इस 395 अनुच्छेद में से आप लोगों को 295 अनुच्छेद डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम से सीधे तौर पर जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो भारतीय संविधान गठन होने के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम से सीधे 250 जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे उस अनुच्छेद को उस प्रावधान को सीधे इसमें रख दिया गया, भारतीय संविधान में रख दिया गया। तो उसमें से हम लोग उतना चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया गया है जैसे कि न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, इस चीज़ों के बारे में इन सभी पॉइंटों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर में एक पॉइंट है न्यायपालिका। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था देखते हैं। और यह जो न्यायपालिका की व्यवस्था जो आया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लाया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है और होने वाली तमाम जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछी भी जाती है कि न्यायपालिका की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ से प्रश्न बना सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यायपालिका में बात करें तो भारत शासन अधिनियम में जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था देखते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट, पहला नंबर सुप्रीम कोर्ट, दूसरा नंबर हाई कोर्ट और तीसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको जिला न्यायालय कहा जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हम इसमें देखते हैं। अगर वहीं पर हम इसमें भारत शासन अधिनियम में कैग की बात करें जिसको महालेखा नियंत्रक परीक्षक बताया गया है, इसका बात करें तो इसको यानी कैग अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद प्रमुख जो अनुच्छेद है वह भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं पर अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग इसका जो भी प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के परीक्षा, जैसे कि भारतीय अखिल सेवा आयोग के अंतर्गत जो परीक्षा जो कंडक्ट होती है, जो कराई जाती है, उसमें हम लोग देखते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, जैसे कि IAS, IPS, ये सारे पदाधिकारी इसी माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वहीं पर अगर हम दूसरा नंबर में बात करें तो ब्रिटेन का बात करते हैं। ब्रिटेन का बात करते हैं तो ब्रिटेन से इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में भारतीय शासन व्यवस्था बताया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था बताया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था बताया गया है। अगर आगे बात करें तो संसद का विशेषाधिकार बताया गया है। आगे अगर बात करें इसी प्रकार तो विधि का शासन बताया गया है। एकल नागरिकता बताया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली बताया गया है। तो इसमें हम लोग अगर चर्चा करें संसदीय शासन प्रणाली की, अगर चर्चा करें तो संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो संसद होता है उस संसद का शासन, उसका प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद जो संसद है, इस संसद को कितना अधिकार दिया गया है, कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का इसमें चर्चा किया जाता है, जो आप लोगों को उन्हीं अनुच्छेद 105 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर हम विधि का शासन का बात करें तो विधि द्वारा जो भी शासन बनाया जाता है, यानी विधि के द्वारा जो भी शासन बनाया जाता है, उस शासन को क्या किया जाता है कि संसद में उसको भेजा जाता है। संसद में जब भेजने के बाद उसमें क्या होता है कि संसद में भेजने के बाद यानी इसको जो शासन बनाया जाता है उसको संसद में भेजा जाता है, फिर उस पर बिल पास होता है। जब बिल पास हो जाता है तब वो कानून बन जाता है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। उसी प्रकार हम आगे बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ही प्रकार की नागरिकता, जैसे भारत को एकात्मक यानी एकल नागरिकता प्राप्त है, उसी प्रकार अगर अमेरिका को देखें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगर उसी पर हम बात करें तो मंत्रिमंडल व्यवस्था, संसद के द्वारा, उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया, उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसी प्रकार अगर हम आगे बात करें USA का बात करें तो USA से भी महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और उसी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर में प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान में यानी प्रस्तावना जो बताया गया है वो अगर देखा जाए तो USA से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार की अगर चर्चा करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बताया गया है, इसका प्रावधान लिया गया है। तो होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उस परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से विशेष प्रकार यानी किसी न किसी प्रकार का 1 से 2 प्रश्न पूछ ही ली जाती है। आगे अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है वो भी USA से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर देश की बात करें, विश्व की बात करें तो USA का जो संविधान की जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। वहाँ पर उसका जो कानून व्यवस्था है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो पूरी अगर देखा जाए तो पूरी विश्व में सबसे ऊपर उसको सर्वोच्च रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया लिया गया है वो भी USA से लिया गया है। यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है, एकदम बहुत शक्तिशाली न्यायपालिका है, इसीलिए इसका जो प्रावधान है वो भी USA से ही लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें निर्वाचित राष्ट्रपति का तो ये भी प्रावधान USA से लिया गया है। वहीं पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका भी बात करें तो यह भी प्रक्रिया USA से भी लिया गया है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें आयरलैंड के बारे में, तो दोस्तों हम जानते हैं कि आयरलैंड में
1 से 2 पॉइंट मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को होने वाली जो भी परीक्षा होती है उसमें विशेष रूप से यहाँ से आयरलैंड के बारे में, यानी नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व जो है जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ये काफ़ी बार होने वाली जो परीक्षाएं होती है उसमें काफ़ी बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें राज्यसभा में मनोनयन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में जो भी मंत्रीगण चुने जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 मंत्रियों को मनोनीत किया जाता है, और यह जो मनोनीत करते हैं यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करें तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, वाणिज्य, व्यापार, समागम, ये सारी जो प्रावधान है ये सारी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें जैसा कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं प्रस्तावना की भाषा, तो संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा बताई गई है यह भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्योंकि यहाँ से लेने का मूलभूत बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, इस संविधान में प्रस्तावना की भाषा में सारे चीज़ों को समागम करके एक सापेक्ष रूप में उसको बताने का प्रयास किया गया है। वहीं पर अगर हम समवर्ती सूची का प्रावधान का बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची में अनुसूची एक अगर 7 की हम चर्चा करें तो अनुसूची 7 में 3 प्रकार के प्रावधान दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार की सूची बताई गई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का चर्चा किया गया है। तो इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि समवर्ती सूची कहने का मतलब ये होता है कि राज्य प्लस केंद्र दोनों के शक्तियों का जो प्रावधान होता है वह समवर्ती सूची में होता है, यानी समवर्ती सूची में होता है। उसके बाद अगर यहीं पर हम बात करें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में, तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो राज्य होती है, जो राज्य सरकार होती है और जो केंद्र सरकार होती है, तो इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किस प्रकार का संबंध स्थापित करती है, उसके बीच उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। वहीं पर अगर हम लोग शक्तियों का विभाजन देखते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच इन शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, जिसमें हम लोगों को यह देखा जाता है कि राज्य को कितनी शक्तियों का प्रावधान दिया गया है और केंद्र के पास कितनी शक्तियों का प्रावधान है। वहीं पर अगर हम इसी में एक और बात जानने का प्रयास करें तो हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि राज्य के पास थोड़ी कम शक्ति होती है और जबकि केंद्र सरकार के पास अत्यंत शक्ति होती है। राज्य सरकार से जो शक्ति बच जाती है वो सारी शक्ति केंद्र सरकार वो अपने अधीन में रख लेती है। यहाँ तक हम लोग देखें और उसी में हम लोग व्यापार, वाणिज्य, समागम इत्यादि के बारे में देखते हैं। जर्मनी, यानी जर्मनी से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी में एक तानाशाही व्यक्ति था और उसका नाम हिटलर था, तो उसके नाम से इसको हम लोग याद रखेंगे, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। जब वहाँ पर तानाशाही शासन हुआ करता था तो हिटलर का शासनकाल था, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे सबका मूल अधिकार को छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ से हम लोग ये बात याद रखेंगे, यानी आपातकाल का उपबंध यानी मूल अधिकार ये जर्मनी से लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कनाडा के बारे में, तो संघात्मक विशेषताएं, शक्तियों का विभाजन, ये जो प्रावधान है ये दोनों प्रावधान कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं में
इसमें हम लोग एक से अत्यधिक प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख देखते हैं, वर्णन देखते हैं। और शक्तियों का विभाजन में वो कौन कौन सी शक्ति है और किस किस शक्तियों का बंटवारा किया गया है, राज्यों के बीच हो या फिर केंद्र के बीच हो यानी संघ के बीच हो, उस शक्तियों के बंटवारों को हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये सारी जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें आगे दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आप लोगों को अनुच्छेद 368 में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था एबी डिविलियर्स, जो 360 डिग्री के नाम से जाना जाता था, 360 डिग्री के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से एबी डिविलियर्स से हम लोग 360 से 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोग याद रख सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इसमें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो वहाँ पर राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका भी यहाँ पर निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें रूस का बात करें तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान रूस से लिया गया है। वहीं पर अगर हम जापान का बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का जो भी प्रक्रिया होता है, जो विधि बनता है, स्थापित होता है, वो सारी प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो जापान से लिया गया है। वहीं पर अगर हम फ्रांस का बात करें तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारी जो प्रक्रिया है और एक और प्रक्रिया इसमें आती है, उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं, गणतंत्र। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया भारतीय संविधान के स्रोत में यानी संविधान में कनाडा सॉरी दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। तो उसमें जब एक बात हुई थी, फ्रांस की जब क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, तब फ्रांस में जो लोग राजा थे दोस्तों जो वहाँ पर कुछ नेताओं के द्वारा ये बात बताया गया था कि फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ ये हुआ कि व्यक्तियों का यानी जो सर्वहारा वर्ग हुआ करता था, उस वर्ग को सारा अधिकार वहाँ पर बताया गया। और वहीं पर एक और बात यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि गणतंत्र कहने का मतलब ये होता है कि गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो वंशानुगत न होती है, यानी गणतंत्र वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं होती है, ये बात बताया गया है। इसमें गणतंत्र में संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च पद होगा, सबसे ऊपर का जो पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, ये व्यवस्था बताया गया है। और ये गणतंत्र जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, ये फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस किया, ये भारतीय संविधान के कुछ स्रोत थे और उसके प्रावधान थे। आने वाली सारी परीक्षाओं में यहाँ से विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन मतलब 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो देखना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।